राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक गरीब जाट रहता था। विपदा का सताया, भाग्य का मारा। संयोग की बात ऐसी बनी कि एक बार आधी रात के आसपास ऐसा विकट तूफान मचा, उसकी पुरानी छत हिचकोले खाने लगी। शू शू करती हवा चारों तरफ से बहने लगी। ठंडी हवा के थपेड़े बादलों के घेरे में सुनाई पड़ती। गर्जना हवा कहे कि मैं आगे, और बादल गरजे कि मैं आगे। बिजलियां कड़के कि हम आ गए। इन सब के बीच जाट का छप्पर कहीं कहीं से टपकने लगा। दुखी मन से जाट जाटनी एक दूसरे को देखने लगे। जाटनी ने जाट से कहा, कहीं ये पल्ले तो नहीं? जाट बोला, बखुदा पल्ले ही हो जाए, और क्या चाहिए? पत्नी खुशी जतलाते हुए बोली, तो फिर आपको क्या लगता है? फिर एक गर्म विश्वास के साथ जाट के मुंह से बोल निकले, अपने ऐसे भाग्य कहाँ, पर तेरा हृदय तो सच्चा है। बता, तुझे क्या लगता है? बिजली की चमक लुप्त होते ही घरवाली का चेहरा अंधकार में डूब गया। कहने लगी, दुखियारों के बुलाने पर तो मौत भी नहीं आती। उसके बाद दोनों पति पत्नी पत्थर की मूर्तियों की तरह अविचल और चुपचाप बैठे रहे। बरसती अंधेरी रात वक्त की ढला पर अपने आप ही ढल गई। फिर अपने आप ही अपनी जगह ठीक जगह पर सूरज उगा। धीरे धीरे छप्पर में भी उजाला फैला। जाट ने पलटकर अपने खेतों की तरफ नजर पसारी। फिर बोला, मेरी समझ पकड़ने के बाद खेतों में ऐसी बरखा कभी नहीं हुई, मानो कमर तक चांदी के अलाव बरसा हो। खुशी दर्शाते हुए जाटनी बोली, अब तो बहुत ही उम्दा गेहूं निपजेगा। जाट ने कहा, इसमें क्या मिनमेख है, जरूर निपजेगा, क्यों नहीं निपजेगा? पर दूसरे ही क्षण जाट का मुंह उतर गया। गर्म श्वास छोड़ते हुए आगे बोला, कोरा पानी बरसने से क्या होता है? कहाँ से हल और कहाँ से बैल और कहाँ से बीज आएंगे? जाटनी कहने लगी, इसके लिए इतनी चिंता की बात क्या? मेरा कहा मानो तो पहाड़ वाले गांव में जाओ। वहां पर माया पंत सेठ जो मुंह मांगी रकम उधार देता है, ना तो खाते में लिखता है और ना वापस मांगता है। जाट बोला, अरे वाह, पहाड़ वाला सेठ तो अगले जन्म की आशा पर उधारी देता है, उसके पास नहीं मांगा जाता। इस जन्म में तो लेन देन की बात ही भला, अगले जन्म के भरोसे कैसे मांग लूं? मरना कबूल है, पर मैं वहां नहीं जाऊंगा। घरवाली की आंखों के सामने पानी लहरें मार रहा था। बरसते पानी की बूंदें दोनों की आंखों के सामने नाच रही थी। जाटनी बीच में ही कहने लगी, किसी दूसरे साहूकार हुई ढूंढ लो। जाट बोला, कोई दूसरा साहूकार हो तब ढूंढू ना। इन सेठ जी के बेहिसाबी उधारी के प्रताप से इलाके के सारे बनियों ने लेन देन का काम ही बंद कर दिया। अब तू ही बता, मैं दूसरा क्या जुगाड़ करूं? वह कहने लगी, मेरा कहना तो आप मानते नहीं हो। एक बार अनिच्छा इच्छा से वहां जाइए तो सही। ये जन्म सुधरे तो मनुष्य योनि में आकर सुख का कुछ स्वाद तो चखे। अगला जन्म किसने देखा? मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, एक बार पहाड़ वाले गांव में मेरी खातिर चले जाइए। मर गई तो मन की मन में रह जाएगी। जाट अटकते अटकते बोला, अगर तेरे मन की यही बात है तो मैं जरूर जाऊंगा। पति के मुंह से ये बोल सुनते ही घरवाली को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके अंतर की कालीमा से ये बरसात बरसी हो। उसके नैनों की ज्योति बिजलियों की तरह उत्साह से कुला भरने लगी। देखते ही देखते अपार पानी अपने ढलान से बह निकला। उस गरीब जाट के खेतों में भी पानी टंकारे मार रहा था। वह दूसरे दिन नया सूरज उगते ही पहाड़ वाले गांव की ओर चल पड़ा। घर के द्वार पर खड़ी घरवाली जाते हुए पति की पीठ को एक तह निहारती रही। मनुष्य के मन की गति भी समझ के गति से बहुत परे होती है। जिस बनिए की तरफ वह सपने में भी मुंह नहीं करना चाहता था, आज उसी रास्ते पर अपनी मर्जी से एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। सचमुच अगले जन्म को किसने देखा है, और ना पिछले जन्म की याद आपको साथ रहती है। दोनों जन्मों के रिश्तों का मेल कौन जानता है? इसी प्रकार की ऊहापोह में गोता लगाता पहाड़ वाले गांव में जा पहुंचा। मायापति सेठ के द्वार पर मांगने वालों का मेला लगा हुआ था। सेठ जी चबूतरे पर बेटे पालती मारे विराजमान थे। दोहरी पीली पगड़ी, चेहरे पर नील वर्ण, हल्की हल्की आभा। पास बेटा मुनिम उनके मौन आदेश से नकदी बांट रहा था।
सात परात ऊपर तक रुपयों से भरी हुई थी। जाट मन ही मन सोचने लगा, जब इतने लोग मांगने के लिए लपक रहे हैं तो मैं अकेला ही अगले जन्म की अकड़ क्यों रखूं। कोशिश करते करते जाट सेठ जी के पास पहुंच गया। सेठ ने मुस्कुराते हुए पूछा, फरमाइए कितने रुपए चाहिए। जाट ने कहा, 10,000 चाहिए, खेती होते ही मैं वापस कर दूंगा। तभी बीच में मुंशी परेशान होकर बोला, वापस की बात यहाँ नहीं होती, अगले जन्म के लेखे लेने हो तो बोलिए। उसके बाद कुछ बोलना सुनना बाकी रह नहीं गया था। जाट ने नीचे गर्दन किए रुपए अपने पल्ले पर बांधे और वहां से वापस मुड़ लिया। नेवली में रुपए डालकर नेवली को अपने कमर पर बांधा। नकदी का ये भार बढ़ते ही उसको तो ऐसा महसूस हुआ मानो फूल की तरह वह हल्का हो गया हो। सोचने लगा, अब तो बेलों की फबी जोड़ी, उम्दा हल, बेहतरीन बीज, उसकी मनसा के मुताबिक सारे काम हो जाएंगे। बढ़िया गेहूं का ढेर लगेगा। उसके आंखों के सामने सारी चीज नाचने लगे। सेठ ने ना स्वीकारा तो क्या, इतने रुपए का धर्मादाय होगा, ना उसके भंडारे में अनाज खत्म होगा। इतने वर्ष व्यर्थ ही अभाव में भुगतते रहे। चलते चलते तालाब के पाल पर नजर पड़ते ही जाट को प्यास महसूस हुई। दौड़कर तालाब के ढाल पर पहुंच गया। कमोज सरिका लहराता निर्मल पानी था। दोनों हाथों से पेट भर के पानी पिया। बाद में नहाने का मन हुआ तो सापा उतार कर नेवली पर रखकर छपाक से पानी में उतर गया। भला पानी की शीतलता को कौन मात दे सकता है। लेकिन अगले ही क्षण कलेजे में आग का सरगम जुट गया। 4-5 भैंसें पानी पीने आई तो एक भैंस के खुर में उलझकर उसके पैसों की पोटली घसीटते हुए वहां पर चली गई। संयोग की बात, फिर दूसरी भैंस ने उन पैसों की पोटली के ऊपर गोबर कर दिया। समूची पोटली गोबर के नीचे दब गई। जाट ने स्नान से निपटकर इधर उधर देखा तो पोटली नजर नहीं आई। दिल में चिंता समाई, ये क्या प्रत्याशित बात हुई। बदहवास सा होकर सारा किनारा खोज मारा, पर उसे वे पोटली वापस नहीं मिली। अब उसके कहे पर कौन विश्वास करेगा। सपना शुरू होते ही टूट गया। फूटे नसीब के किसी के कार्य नहीं लगते। मन से परे उसके पेट जबरदस्ती सेठ के घर की ओर चल पड़े। जब जाट वहां पहुंचा तो सेठ और मुनीम चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। जाट को लौटकर आते देखा तो मुनीम ने कहा, मूर्ख के सिर पर कोई सींग थोड़ी ना गड़े होते हैं, पागल कहीं का, रुपए लौटाने आया होगा। सेठ को इतना सब्र कहाँ, उतावली दिखाते सामने आ गया। होठों पर एक विचित्र मुस्कान बिखेरे बोला, अरे भले मानुस, मेरी इस गद्दी का धरा क्यों बिगाड़ रहे हो। मैं तो मरे ही ये रुपए वापस लूंगा। तब जाट ने विस्तार से सारी बात को घटनाक्रम से बता दिया। मेरे कर्म ही खोटे हैं, किसको दोष दूं। विश्वास ना हो तो मेरी तलाशी ले ली जाए। सेठ ने हंसकर कहा, भले मानुस, मुझे विश्वास अविश्वास करने की फुर्सत ही नहीं है। किसी की तलाशी लेने वाला मैं कौन होता हूँ। यहाँ तो कोई झूठ बोलना चाहे तो भी नहीं बोल सकता। जितनी इच्छा हो उतने रुपए फिर ले जा। जाट ने कहा, आया तो इसी उम्मीद से हूँ। मुनीम बोला, ये तो आपका बड़पन है, पर आपको रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। दिन छट जाने पर सेठ जी काम सलटाकर अनजन ग्रहण करके सवेरे आपको सबसे पहले रुपए देंगे। आप रुपए लेकर चले जाए। जाट तो खुशी खुशी वहां पर ठहर गया। सेठ उसे अपने घर पर ले आया। पलंग पर साफ सुथरे बिस्तर बिछाकर सिरहाने ठंडी मटकी रख दी। किस्मत ठीक हो तब इस तरह इज्जत तरजीत निकल आती है। मुनीम के जाते ही जाट लेट गया। बरसों बाद सुख की झपकी आने वाली थी। तभी जाट के कानों में किसी की बातचीत की भनक पड़ी। चौंक कर वह उठा और इधर उधर देखा, कुछ भी तो नहीं। खूंटे से बंधी एक भैंस जुगाली कर रही थी और पास में एक मरियल भैंसा बंधा हुआ था। भैंस जुगाली करते करते बोली, तू ठीक से कान देकर सुन तो रहा है ना। भैंसे ने कहा, सुन क्यों नहीं रहा, मैं कोई बहरा थोड़ी ना हूँ। भैंस आगे कहने लगी, आखिर मेरा कर्जा तो उतर गया, अब तो सेठ मेरे पास सिर दूध मांगता है। सवेरे 5 सेर दूध के बदले एक पल्ला घास खाकर मैं ये शरीर छोड़ दूंगी। कल उरी होने पर मैं अगले योनि देखूंगी। कहाँ सुना माफ करना, अब तू जाने और ये बाड़ा जाने, ये सेठ जाने। इस कर्ज के सामने ना बाटा टिकता है, ना हरी घास।
प्रतिदिन दुर्लभ हुआ जाता हूँ। सेठ बेचारा खूब ही आराम से रखता है, पर कर्ज की चिंता बड़ी बुरी होती है। मुझे तो अभी 1000 चुकाने हैं। भैंसे के ऐसे बोल सुनते ही जाट के सुख की झपकी मीलों दूर चली गई। उसके कलेजे में ठंड होने लगी। ये अगले जन्म का कर्जा तो बड़ा ही मुश्किल है। इसके बदले तो मैं भला और मेरा दुख भला। घरवाली ने जाने किस जन्म का वेद निकाला। भैंसा आगे कहने लगा, अब कैसे भी हो ठाकुर साहब के हाथी से मेरी भिड़ंत हो जाए तो ये कर्जा भी उतर जाए। मैं इस हाथी से 1000 रुपये मांगता हूँ। 1000 की होड़ में मेरी मुक्ति होगी। हाथी से हारने पर ठाकुर साहब सेठ जी को 1000 रुपये देंगे और उसी पल में ये शरीर छोड़ दूंगा। भैंस हड़बड़ हंसती हुई बोली, भला एक मरियल भैंसे से हाथी की क्या होड़ हो सकती है? तेरी अक्ल तो चढ़ने नहीं गई। भैंसा सिर हिलाते हुए बोला, मांगने वाला सदा ही ताकतवर होता है। मांगने वाले की ताकत का कोई पार नहीं पा सकता। इसके बाद तो जाट को पूरी रात नींद नहीं आई। झिलमिलाते तारों के इर्द गिर्द धुआं ही धुआं मंडराने लगा। कहीं कुछ नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था उसका सारा सर फूट गया हो। इस कर्ज का मारा अब करे तो क्या करे। राम जाने अगले जन्म की योनि में वह किस तरह ऊन होगा। कर्ज के भार के सामने तो हिमालय भी छोटा। फिर सोचा, मनुष्य होकर मैं इन ढोल डगर की बेसी में पैर वाली बात पर विश्वास कर रहा हूँ। पूरी पड़ताल करने से ही बात का पता चलेगा। व्यर्थ ही परेशान होने से क्या सार। सूरज निकलने से पहले सेवक बाड़े में आ गया। भैंस को चुगवाकर पीतल की बाल्टी में दूध धोने बैठ गया। पलक झपकते ही बाल्टी दूध से भर गई। दूध ठिकाने पर रखकर सेवक ने हरी घास के 5-7 पुले भैंस के आगे डाल दिए। एक जगह पर चुपचाप जाट फटी आंखों से भैंस के मुंह की तरफ देख रहा था। एक पुल चढ़ते ही वह भैंस धड़ाम से नीचे गिर गया। अगारी पटारी पड़ते ही प्राण मुक्त हो गई। सेवक हड़बड़ाकर इधर से उधर लपका। सेवक आंखें निकालकर वह जाट की तरफ देखकर कहने लगा, कल मुहे हष्टपुष्ट भैंस को नजर लगा दी। कभी दूध आंखों से देखा नहीं क्या? जाट बोला, क्यों नहीं देखा? ऐसी बात है क्या? मेरे घर में भी खूब सारा दूध देने वाली भैंसें हुआ करती थी। इतने में सेठ और मुनीम दोनों साथ आते हुए दिखाई दिए। पास आते ही मुनीम ने जाट को सामने देखकर कहा, अब बेकार में देरी क्यों कर रहे हो? हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। कलेवा करो और रुपए लेकर चलते बनो। जाट गर्दन हिलाते हुए, ना तो मुझे कलेवा करना है और ना ही मुझे रुपए लेने हैं। सेवक ने बीच में ही व्यंगपूर्ण आवाज में कहा, सेठ जी, भैंस को नजर लगाकर मार डाला। अब किस मुंह से ये हामी भरेगा? फिर उसने सेठ के पास खड़े भैंस के मरने की बात बताकर कहा, बड़ी बुरी अप्रत्याशित बात हो गई। भैंस को नजर लगते ही नीचे गिरती है और खत्म हो गई। जाट ने शांत स्वर में कहा, पहले इस दूध को तोल लीजिए, फिर मैं इस बात का मतलब बताऊंगा। दूध तोला तो पूरा 5 सेर, एक बूंद ना कम ना ज्यादा। फिर जाट ने शुरू से भैंस और भैंसे की सारी बातचीत सुनाई। सेठ और मुनीम दोनों हक्के बक्के होकर सुनते रहे। जाट ने कहा, सेठ जी, अगले जन्म की उधारी तो किसी कीमत पर नहीं डूबती। पहले अनजाने में आपसे पैसे लेने की भूल तो मैं कर चुका हूँ, पर अब मरे भी तो अगले जन्म के भरोसे उधार नहीं लूंगा। सेठ जी सारी बात जानते हुए भी अनजान बनकर कहने लगे, जन्मते हैं तो उनको तो मरने का कुछ न कुछ बहाना चाहिए ही। मेरे विचार से तो आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। जाट उतावली दर्शाते हुए बोला, ठाकुर साहब, हाथी वाली बात की भी पड़ताल कर लेते हैं। आंख और कान के बीच में कितनी दूरी? सेठ ने कहा, हाथी और भैंसे की कैसी भिड़त? लोग सुनते ही मजाक उड़ाएंगे। आप जरूरत के हिसाब से रुपए लेकर पधारे, खाली हाथ जाएंगे तो मेरा दिल दुखेगा। इस बात पर मुनीम ने कहा, अगर हाथी से भिड़त से हमारा पैसा मर जाए तो फिर आपको रुपए लेने में कोई एतराज तो नहीं। दूसरे दिन गढ़ में सूरज निकलने से पहले अनगिनत लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए। प्रचंड हाथी और तेज शोर शराबा के बीच में भैंसा मैदान में छोटा मोटा बादल जैसा दिख रहा था। मरियल भैंसे को सामने से आते देख तो हाथी जो अंगार कर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। धरती मानो धंसने लगी हो। सुर से रेत उछाल हाथी भैंसे के पास पहुंच गया, पर भैंसे में तो लो मात्र भी भय नहीं था। हाथी को सामने देखकर हंसते हुए बोला,
तेरे सिर में धूल, 1000 रुपए चुकाए बगैर मुझे मुंह दिखाने चला आया। मैं तेरा लेनदार हूँ, मेरे सामने तेरी कैसी अकड़। हाथी वाली हेकड़ी अपने पास रखना। हाथी वाली हेकड़ी अपने पास रखना चाहता है तो पहले 1000 गिन। बात एकदम सच था। लेनदार को देखते ही हाथी थरथर कांपने लगा, पीछे मुड़कर वापस दौड़ा। उसके पीछे पीछे भैंसा भी दौड़ पड़ा। हाथी आगे, साहूकार के सामने कर्जदार की क्या औकात। सारे लोग चकित होकर इस अप्रत्याशित होड़ को देख रहे थे। ठाकुर को जबरदन 1000 देने पड़े। वे रुपए सेठ जी के हस्तगत होते ही भैंसा लहलहा कर धड़ाम से नीचे गिरकर तुरंत सांस निकल गया। भैंसा तो मरकर अमर हो गया और हाथी जीते हुए भी मरे के समान हो गया। मरियल भैंसे के सामने ही छेड़ा गया था। इसके बाद सेठ और मुनीम ने उस गरीब जाट से कोई विवाद नहीं किया। वह तो खाली हाथ आया वैसे ही अपने गांव को चल पड़ा। उसी तालाब का निर्मल पानी देखकर उसकी आज भी स्नान करने की इच्छा हुई। किनारे के पास पहुंचने पर उसे एक डेरी गोबर की नजर आई। उसने सोचा, अगर तालाब में घुल जाएगा तो ये पानी गंदा हो जाएगा, उठाकर बाहर फेंकने से क्या कहीं हाथ मेले हो जाएंगे। संयोग की बात पहली संयोग से ही हल होती है। उसने गोबर में हाथ डाला तो उसकी नेवली साथ लटकती हुई नजर आई। ये तो वही बात हुई। नेवली को झाड़ पोंछकर साफ पानी से धोया, फिर क्या, सीधे सेठ जी के पास पहुंच गया। अगले जन्म के भरोसे उधारी बांट रहे सेठ जी और मुनीम अंदर जाने ही लगे थे। उस गरीब जाट पर उनकी नजर पड़ गई। सेठ जी ने कहा, इसका भी निपटारा करते हैं। मुनीम व्यंग से बोला, ये तो अकड़ के मालिक थे, फिर से ये पधारे, मैं तो जानता ही था जक मारकर वापस आना ही पड़ेगा। जाट पास आया तो सेठ मुस्कुराकर बोला, पधारी ठाकुर साहब, बेकारी चक्कर खाए, इसके बदले पैसे लेने की मेहरबानी फरमाए। जाट ने नवेली आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा अहो भाग्य कि खोए हुए रुपए वापस मिल गए। रुपए स्वीकार कर मुझे अगले जन्म के कर्ज से मुक्त करे। मुनीम टोकते हुए बोला, हमें खामखा क्यों परेशान कर रहे हो? हमें घर जाकर जबरदन तो रुपए तुम्हें पकड़ा ही नहीं, इस जन्म के चुकाए तो हमारे यहाँ डरा ही नहीं। पहले सोच समझकर रुपए मांगने के लिए यहाँ आना चाहिए था। जाट बोला, ये जन्म तो बिगड़ा अपने हाथों से, अगला जन्म कैसे बिगाड़ूं? मेरे हाथ जोड़कर विनती है, आप ये रुपए वापस ले ले। ये भार उठाने जितना मेरा सामर्थ्य नहीं है। सेठ जी सोचने लगे, ये कर्जदार तो गजब का निकला, पर अब तो मैं अपनी गद्दी का डरा नहीं टूटने दूंगा। मेरी प्रतिष्ठा इससे घट जाएगी और अगले जन्म के व्यापार की बरकत भी खूब है। जितनी बाटी उतनी में मेरी माया बढ़ती गई। वे उसके समझाते हुए शांत स्वर में फिर बोले, मेरे पास से एक बार जाने के बाद इस नकदी को आप अपनी मर्जी से उछालो, बाढ़ में फेंको या जलाओ, मुझे कुछ नहीं वास्ता। उतरी हुई खाल वापस घने में नहीं डाली जाती। जाट ने तो फिर अपनी आनंद छेड़ी, दुगनी बुलंद आवाज में कहा, सेठ जी, इतना मत फेंको, ऐसे फेंकने से तो कर्ज उतरता नहीं। आपको इसी मुंह से इन्हें लेना कबूल न कराऊं तो मैं भी शेर का बेटा नहीं, मैं भी अपनी माँ का बेटा नहीं। इस जिद और वचन के साथ जाट ने अपनी कमर पर फिर से वह नेवली बांधी और अभिवादन करके जल्दी ही घर की तरफ चल पड़ा। नई नई बातें जोड़ते तोड़ते अपने गांव पहुंचा। खुली जमीन पर खड़ी पत्नी पति का इंतजार कर रही थी तो देखते ही ताने तिसने करते घरवाली को आड़े हाथों ले लिया। उसी की वजह से उसकी मत मारी गई थी, वरना मरे किसी के हाथ आगे नहीं पसारता। एक एक कर उसने सिलसिलेवार सारी बात जाटनी को बताई। अंत में कहा, भाग्यवान, अब तू ही बतला इन रुपयों का मैं क्या करूं और क्या न करूं। जाटनी तसल्ली से समझाने लगी, बढ़िया खेत, बढ़िया बीज और बढ़िया बेल खरीदिए, धरती हरियाली सैला आएगी, अनगिनत पंछी दाना चुगेंगे, तब उनकी चोंच आपको आशीष देगी, इज्जत मान बढ़ेगा। घर की जरूरत का अनाज कोठरी में डालकर उबरता अनाज बेच दीजिए, वापस ब्याज सहित रुपए हस्तगत होने पर आपकी मर्जी वैसा कीजिए। जाट ने गर्वित होकर कहा, भली मानुस, मुझे तो आज पता चला, तो बहुत ही समझदार है। तुम्हारे कहते ही मैंने सारी युक्ति सोच ली कि कैसे मैंने सेठ का कर्जा चुकाना है। अब तुम देखते जाओ। फिर उस दिन के बाद जाटनी देखती रही। उनकी गृहस्थी में नए नए बातें होती।
नगदी के बल पर नगरी बैल, बेवरा, हल, उम्दा, बीज के प्रताप, खेतों में जबरदस्त गेहूं के पक्के अनाज, चारों ओर ढेर लग गए। दोनों की मुरादें पूरी हो गई। गरीब जाट की युक्ति दिनों दिन कारागार होने लगी। 100 ओडों के साथ पपतीत्व लगने लगे। 100 गिनती के दिनों में ही बड़ी तालाब खोद खोद कर एकदम तैयार कर लिया। सुनसान घने जंगल के आसपास कोई दूसरा तालाब नहीं था। आषाढ़ की पहली बरसात के आगमन में ही तालाब में निर्मल पानी भर गया। फिर इसके बावजूद भी उस गरीब जाट के दिल में क्या खींच समाई कि किसी पंछी जानवर को एक चोंच ही पानी ना दे। दिन रात तीर कमान लिए तालाब पाल पर खड़ा होकर रखवाली करने लगा। मजाल की कोई चिड़िया पर बखेरू तीर की कमान के नजदीक आ जाए, जानवर तो तीर की सनसनाहट सुनते ही भाग जाए। संयोग की बात ऐसी बनी, एक बार लक्खी बंजारे का काफिला वहां पर रुक गया। 2 दिनों से प्यासे बैल पानी की चमक को देखकर तालाब की तरफ दौड़ पड़े। जाट तीर कमान लेकर सामने खड़ा हो गया। कड़क कर ललकार कर बोला, खबरदार, जान प्यारी है तो बैलों को रोक लो, वरना एक एक को बीन डालूंगा। ललकार सुनकर लक्खी बंजारा रथ से नीचे उतरा और कहने लगा, भाई तू ये कैसी दुश्मनी निकाल रहा है? मेरे प्यासे बैल है। मुश्किल से खोजते खोजते ये तालाब सामने आया। अनगिनत गो हत्या का पाप तेरे सिर पर मंडे, तू ये कैसा पागलपन कर रहा है? जाट ने प्रति उत्तर दिया, इस पागलपन का कसूरवार मैं नहीं हूँ, पहाड़ वाले गांव का मायावती सेठ है, जो अगले जन्म के भरोसे उधारी का धंधा करता है और उसके पैसों से ये तालाब खुदवाया है। बैलों को बचाना चाहते हो तो पहले उसकी इजाजत लेकर आओ, इसके बाद मुझे कोई एतराज नहीं। लक्खी बंजारे ने सोचा, इस पागल से कौन मगजमारी करे। रथ लेकर पहाड़ वाले गांव की तरफ चल पड़ा। तीर कमान से रखवाली कर रहा था। रथ पलक झपकते ही ठिकाने पर पहुंचा। पलक झपकते ही लौट कर आ गया। बंजारे के साथ हड़बड़ाहट में सेठ और मुनीम भी नीचे उतरते देखते ही उन्हें पहचान लिया कि अरे ये तो वही अड़ियल जाट है जो उस दिन रुपए लौटाने के लिए कितना झगड़ा कर रहा था। मुनीम पास आकर इधर उधर थूक उछालते हुए कहने लगा, मेरे सिर पर बुराई का ठीकरा क्यों फोड़ते हो? आप जाने और ये तालाब जाने और ये लक्खी बंजारा जाने, इसमें सेठ की इजाजत का क्या लेना देना? प्यासे बैल सुलगते सवर में वे वो कर रहे थे। लक्खी बंजारे के इशारे के बिना एक कदम भी आगे बढ़ना उनके बस की बात नहीं थी। सेठ जी के कानों में करुणा का समंदर गूंजने लगा। जाट ऊंचे स्वर में बोला, आपने किसी भी कीमत पर वे पैसे ना स्वीकार किए। लाचार होकर उस पैसे से ये तालाब खुदवाया है। मेरे कर से मुझे उतरने की इजाजत दे तो मैं बैलों को यहाँ पानी पीने दूं, वरना ये पाप आपके मत्थे चढ़ जाएगा। प्यासे बैलों की दुत्कार पुकार सुनकर मानो कानों में मवाद के रेले उतरने लगे। अगर इसको अनसुना करे तो सेठ के साथ तो जन्म बिगड़े। गंवारा जाट कैसे उल्टी पुल्टी पहली बुझाई। सेठ जी का दिमाग मानो भट्टी सा सुलगने लगा। जाट के पास आकर उसके कंधे झकोरते हुए बोला, जा, तेरे कर्ज की भरपाई करता हूँ, मेरी इजाजत है, अब इन बैलों को मत तरसा। तेरे मेरे बीच सरोवर पानी का रिश्ता है। गरीब जाट ने तीर कमान को दूर फेंक दिया और बोला, अब मुझे कोई एतराज नहीं। लक्खी बंजारे ने रथ पर उछड़कर किलकारी भरी। उस किलकारी के साथ बैल पलक झपकते ही तालाब के किनारे जा पहुंचे। देखते ही देखते अनंतों के उड़ान भटके पक्षी उस सरोवर की दिशा में नीचे उतरने लगे। अनगिनत जानवर जलता कलेजा लिए उस सरोवर की तरफ दौड़ने लगे। आए किसी पंछी जानवर को अपनी प्यास को छोड़ दूसरे का कोई ध्यान ही नहीं था। अपनी प्यास बुझाने में सारे पंछी, सारे जानवर मगन थे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।